बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th 10th और फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस के लिए आपके इस्लामियात और पाक स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। आपको प्रेजेंटेशन का अहम तरीक़ेकार बताऊंगी और ये उस बच्ची का पेपर है जो कि बोर्ड से 1074 मार्क्स लेके आ चुकी है। और क्या ख़ास बात है इसके पेपर में, ये मैं आपको ज़रूर शो करना चाहती हूँ। इसमें ख़ास बात इसकी बच्ची की प्रेजेंटेशन, एक तो लर्निंग फुल कंप्लीट है, उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन वो बहुत अहमियत की हामिल है। और बच्चों, प्रेजेंटेशन जो है वो आज के दौर में ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है, लर्निंग जो है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या ख़ास बात आपके पेपर में ऐसी हो कि बाकी बच्चों से हट के आपको मार्क्स मिले। तो पासिंग मार्क्स जो हैं वो तो याद किए हुए काम के ऊपर मिली जाती हैं, लेकिन क्या ऐसी स्पेशलिटी आपके पेपर में होनी चाहिए कि आपका पेपर जो है वो ज़रा हट कर लगे और उसका स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह का लगे कि आपको 1000 से ऊपर मार्क्स दिए जाएं। साइंस सब्जेक्ट्स में बच्चे बहुत मेहनत कर लेते हैं और उसमें उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल मार्क्स मिलने होते हैं। लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू हो गया, इस्लामियात या पाक स्टडीज़, तो इसमें आपके नंबर अमूमन कम रह जाते हैं। वो बहुत वजह ऐसी होती है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता, आपने मिक्स करके क्वेश्चंस किए होते हैं या इमला की गलतियां आप कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन डालते ही नहीं है। मैथमेटिकल मार्क्स अब दिए जाते हैं पाक स्टडीज़ में और इस्लामियात में, और 50/50 मार्क्स मेरे अपने स्टूडेंट्स लेके आते रहे हैं। लेकिन क्या ख़ास बात होती है उनके पेपर में कि उनको मैथमेटिकल मार्क्स मिल जाते हैं। अमूमन पाक स्टडी के पेपर की गाइडलाइन ये होती है कि इसमें आपको गलती ज़रूर निकालनी है, लेकिन आपको नंबर नहीं गलती का काटना, क्योंकि इसमें डिक्टेशन के मार्क्स नहीं कटते। लेकिन बच्चों, अगर मेरे हाथ में इंसाफ हो, इंसाफ का कलम हो, तो मैं उस बच्चे को पूरे मार्क्स दूंगी जिसकी लर्निंग भी कंप्लीट है, जिसके काम में भी नीटनेस है, जिसने काम अपना बना संवार कर और बहुत अच्छी नीयत के साथ भी लिखा है, और जिसने बहुत मुनासिब डिस्टेंस रखा है हर सवाल में और हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी की है। मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी वो भी पूरी की है, जो आंसर मुझे चाहिए था वो भी उसने दिया, और इसके अलावा उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हटकर है और ज़रा अच्छी है। तो ऑफ कोर्स कि जब ऐसा पेपर चेक हो रहा है तो दिल नहीं चाहता कि ऐसे बच्चे का जो है वो कहीं से लापरवाही से चेकिंग की जाए या उसका नंबर काटा जाए। तो अब ये क्या अहम बात है जो इस पेपर में आपको नज़र आएगी। आपको पहले तो अपना पेपर इंशाइया तर्ज से शुरू करना है। इंशाइया तर्ज के नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हेडिंग्स के लिए 604 मार्कर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद जो लाइंस लगाएंगे आप उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए 605 मार्कर यूज़ कीजिएगा। ये अंडरलाइन जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आप अपने कट मार्कर को साइड से थोड़ा सा निप कट कर लें स्केल से, और एक ही दफ़ा में डबल लाइन लग जाती है। उस सूरत में आपको लाइंस लगाने के लिए मार्कर सेपरेट रखना पड़ेगा, हेडिंग्स लिखने के लिए मार्कर सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि निब जो है वो कट चुकी होगी और उससे लिखा नहीं जा सकेगा। तो आपने जो है इससे सिर्फ लाइन लगानी होगी। दूसरी सूरत यह है कि आप कट मार्कर से एंगल चेंज करके एक लाइन इस तरह से लगा दें और एक लाइन बारीक लगा दें। मार्कर एक ही रखें लेकिन लाइन दो जो है वो लगा दें। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपना लिखा हुआ लफ्ज़ काटना नहीं है। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने लिखे हुए लफ्ज़ के ऊपर उसी लाइन पर अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे इस लाइन पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही अंडरलाइन कर देंगे। तो ऐसा क्या होता है, इस तरह करने से उनका अपना ही लफ्ज़ कट जाता है। मसलन नाम जो है वो आधा लाइन के ऊपर लिखा है, आधा नीचे लिखा है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर लाइन लगा दूँ तो ये मेरा अपना ही नाम कट जाएगा और वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। हमेशा मैं यही इनकरेज करती हूँ कि आप अपना लफ्ज़ जो है वो पूरी स्पेस छोड़कर अगली लाइन में अंडरलाइन किया कीजिए। जिस लाइन में आपने लफ्ज़ लिखा हो उस लाइन में लाइन मत लगाया करें, लाइन जो है उससे नेक्स्ट लाइन में लगाया करें। और ये जो लाइंस लगाने वाला काम है ये आपने आखिर में करना है। तो आपने पहले हेडिंग्स देकर काम कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास 1 घंटा 45 मिनट्स होते हैं सिर्फ। और पाक स्टडी और इस्लामियत के पेपर के लिए और उर्दू के पेपर के लिए 2 घंटे 10 मिनट होते हैं एग्जैक्ट। तो आपको अपना काम लेंथी पेपर पूरा भी करना है। और पाक स्टडीज़ के पेपर में मैं एक एक टिप आपको आगे चल के देती हूँ। पहले हम अगले पेज पर चलते हैं। ये इस्लामियत का पेपर जो है ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको पाक स्टडी का पेपर बता दूँ। आपने मुख्तसर सवालात, जो कि सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 जो था वो तो था मारूजी तर्ज का, तो वो तो जाहिर है कि आप इधर क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करेंगे। सवाल नंबर 2 से आप आगाज़ करेंगे। दूसरी बात ये कि आपका हेडर जो बना हुआ है
वो आपकी लेफ्ट साइड पे होगा। वो आप बेशक इंग्लिश में फिल करें, बेशक उर्दू में फिल करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपना उर्दू, इस्लामिक और पाक स्टडीज़ का पेपर जो है वो उर्दू वाली, जिस तरह से, जिस साइड से आप कॉपी पे उर्दू का काम शुरू करते हैं, यानी राइट साइड, आप वहीं से पेपर शुरू कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है। लेफ्ट हेडर के नीचे से शुरू करने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन पेपर उल्टा चल रहा होता है और आप लोगों को सीधे रुख से लिखने की आदत होती है, तो इस तरह आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेफ्ट साइड पे हेडर आप ऐसे ही फिल करें जैसे उन्होंने कहा है, और आप पेपर जो है वो अपना राइट साइड से ऐसे शुरू कीजिएगा जिस तरह से उर्दू की कॉपी पे लिखा जाता है। अब इंशाइया तर्ज लिखने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन आप कर दीजिएगा हिस्सा अव्वल जो है, क्योंकि मुख्तसर सवालात के 2 हिस्से होते हैं, तो आप जिस हिस्से के क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं आपने पहले उसको मेंशन करना है और वही क्वेश्चन पहले शुरू कीजिएगा जो कि आपको अच्छे तरीके से आता है। अगर आप पहले ही सवाल से गलतियां करने लग जाएं और कंफ्यूजन अपनी शो करने लग जाएं तो आपके मार्क्स में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब सवाल नंबर 2 का, क्योंकि ये सवाल था, और सवाल नंबर 2 को भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है अंडरलाइन किया हुआ। और ना भी करें तो कम से कम आपकी हेडिंग इतनी साफ सुथरी नीट होनी चाहिए कि आपको वो जो अंडरलाइन नहीं हुआ तो वो कमी महसूस ना हो। मुख्तसर सवालात, उसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आप मेंशन तो करेंगे ना कि आप डिटेल्ड क्वेश्चन करने लगे हैं, तफसीली सवाल करने लगे हैं या मुख्तसर सवालात करने लगे हैं, तो आप इसको भी हेडिंग देकर उसको अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट नंबर लिखेंगे। सवाल नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 था और ये वो वाला पार्ट नंबर आप लिखेंगे जो कि आपके पेपर में पार्ट लिखा होगा। मसलन हबीब और यूबीएल बैंक का जो क्वेश्चन नंबर था वो पेपर में 1 था, तो आप पेपर वाला 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीट क्लीन करके आप इसको कर दीजिएगा। अब बच्चों होता क्या है, क्वेश्चन की मार्किंग जब होती है तो वो उस हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसमें हबीब बैंक और यूबीएल बैंक की निजकारी कितने में हुई थी, ये वाला सवाल पूछा गया था, तो आपको हबीब बैंक की निजकारी की कीमत बताने में 1 नंबर मिलेगा और यूबीएल बैंक की निजकारी की कीमत बताने में दूसरा नंबर मिलेगा। तो आपने अगर एक ही लिख दिया और उसके साथ 3-4 लाइंस लिख दी, उस तरह से नंबर नहीं मिलते। आपको हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी ज़रूरी होती है। अब आप चाहें तो यहाँ पूरा सवाल लिख दें और आप चाहें तो हेडिंग बना दें। हेडिंग बनाना ज़रा प्रेजेंटेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको, आपका टाइम भी बच जाता है। तो आप हेडिंग बना के फिलहाल अगली लाइन छोड़ दीजिएगा और आखिरी 10 मिनट बचाइएगा अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। आपको एक एक टाइम जो है, एक एक मिनट काउंट करके रखना है अपने पेपर का। 90 तुले अंदाज में काम करना है। फ्री नहीं समझना कि अभी बड़ा टाइम है, मुझे बड़ा पेपर आता है, मुझे तो सारा आता है और मैं कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और ना ही कंफ्यूज होना है। आपने मिड में रह के काम करना है। कॉन्फिडेंट जरूर दिखाएं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि आपको तो आता है और आप कर लेंगे और आप पूरा पेपर करके आए हैं तो नंबर भी आ जाएंगे। जब नंबर आते हैं तो फिर बच्चे आंसुओं के साथ रो रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। आप यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद अंडरलाइन करने की फिलहाल स्पेस छोड़ दीजिएगा और आखिर में इसको अंडरलाइन कीजिएगा। आंसर अपना लिखिएगा। ये चीज़ एक मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जल्दबाजी में लिखते हुए गलती हो गई थी। बैंक गलत तरीके से लिखा गया, लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसी गंदी सी कटिंग नज़र आ रही है जो बुरा इंप्रेशन डाल रही हो? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर जल्दबाजी में लिखते हुए, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आपको कटिंग ना करनी पड़े। अगर आपको कटिंग करनी पड़े तो ये साइड पे आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, ये छोटा सा क्रॉस नज़र आ रहा है जिससे देखने वाले को पता चल जाए। एकदम मुझे देखने पे पता नहीं चलेगा कि ये बच्ची की कटिंग है और मेरी नज़र जो है आंसर पे जाएगी और मैं यहाँ 2 नंबर दे दूंगी। और अगर मुझे गौर से देखना पड़ गया है तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये लफ्ज़ गलत है, लेकिन बच्चे ने उसको गंदगी नहीं मचाई बल्कि साफ सुथरा ब्रैकेट देकर उसको छोटा सा क्रॉस लगा दिया है और मुझे बता दिया है कि ये वाला लफ्ज़ जो था मुझसे गलत लिखा गया। और देखें, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे गलती हो जाए तो खामखा का उसको कटिंग करके और या ओवर राइटिंग करके या उसके ऊपर ही दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लफ्ज़ लिख कर उसके ऊपर ही दोबारा से मत लिख के उसको ठीक किया करें। प्रॉपर तरीके से उसको साइड पे ब्रैकेट लगाएं, छोटा सा कट लगा दें और आगे वो लफ्ज़ करेक्ट करके लिखें। और यूं बार बार जो काट लेते हैं, बार बार उसके ऊपर लाइन फेर लेते हैं,
वो बहुत बुरी कटिंग, बहुत बुरा इंप्रेशन देती है, उससे आपने अवॉइड करना है और अपनी काम को नीट रखना है। आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पार्ट नंबर मेंशन है, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी मेंशन है, अक्षर से डिज़ाइनिंग अच्छा इंप्रेशन देती है, ये कोई इतने मुश्किल डिज़ाइंस नहीं है, बच्चे बहुत बेहतर से काम कर रहे हैं। अगर आप इससे अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं तो और बात है, वो आप ज़रूर कर लें, लेकिन नहीं तो कम से कम इसको ज़रूर फॉलो कर लें। और अहम बात, आपका फर्स्ट जो टारगेट है वो अपने पेपर की कंप्लीशन है। ऐसा ना हो कि डिज़ाइनिंग बनाने के चक्कर में आपका पेपर अधूरा रह जाए। पेपर कंप्लीट होना और एंडिंग लाइन लगना आपकी बहुत ज़रूरी है। ये आखिर के टाइम में, आखिर के 10 मिनट्स बचाने हैं आपने इस काम के लिए। आप हेडिंग अधूरी मत छोड़िएगा, पहले आप हेडिंग देकर आंसर लिख लें, एंडिंग लाइन लगाएं, फिर अगला पार्ट नंबर लिखें और अगली हेडिंग देकर आप आंसर लिख दें। आपको कहीं पे भी कटिंग नहीं नज़र आ रही इस पूरे पेपर में, कहीं ओवर राइटिंग नज़र नहीं आ रही, एंडिंग लाइन नज़र आ रही है। अगला क्वेश्चन जब आपने दे दिया तो वो आपको पूरी प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बातें बताई गई हैं तो आप उसको अलग अलग से मेंशन करें। आप 2 लाइंस में पूरा ही आंसर, पूरी स्टोरी लिखकर फारिग ना हो जाएं। अलग पॉइंट है तो उसको अलग तरीके से मेंशन करना आपका फ़र्ज़ है, ताकि वो दूर से देखने में पता चले कि यहाँ 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो आपने कम से कम जो है 3 लाइन से कम से कम ज़्यादा बढ़ाकर ही आंसर लिखना है। और एक बात आपको ख़ास तौर पे मैं बताना चाहती हूँ और गाइड करना चाहती हूँ कि 6 सवाल जो हैं वो इस पोर्शन से मांगे गए थे, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पाक स्टडी के क्वेश्चन में, पेपर में और इस्लामियत के पेपर में एक आंसर जो है वो आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए शॉर्ट। उसका फ़ायदा हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। जहाँ पे आपकी जिस जगह पे नंबर कम होगा ना, उस क्वेश्चन की बजाय अगले वाले को काउंट कर लिया जाएगा और वो आपका एक्स्ट्रा किया ज़ाया नहीं होगा। बाज़ दफ़ा आप मुनासिब तरीके से जो है वो अपनी नज़र में मुनासिब समझकर आंसर लिखाते हैं और वो आंसर बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता तो वो उसको काट देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने 3 लाइंस लिखी, 4 लिखी, 5 लिखी। अगर आपका ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत पूछी गई तो जो एग्जैक्ट थी वही अगर आपने नहीं लिखी, 15 लाख की बजाय 25 लाख लिख दी है, तो वो तो इसको काट देंगे। तो आप जिसको सही समझकर 4-5 लाइंस लिख आए हैं वो अगर दुरुस्त नहीं होगी तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिर जो अगला वाला सवाल अगर दुरुस्त होगा उसका नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि वो पहले 6 गिनकर पूरे नंबर दे देंगे, 7वें वाले को ऐसे ही क्रॉस लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। वो सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे और उस पोर्शन, हाँ ये ज़रूर आपने करना है कि सेकेंड पार्ट के सवाल जो हैं वो सवाल नंबर 3 में मिक्स नहीं करने। सवाल नंबर 3 के सवाल जब आप करेंगे वो सवाल नंबर 3 में ही लिखेंगे, सवाल नंबर 2 के सवाल जवाब जो हैं वो सवाल नंबर 2 में ही आएंगे। मैं पर्सनली पेपर चेक करती हूँ तो मुझे ये, जो बच्चे ये समझते हैं कि सवाल नंबर 3 का सवाल हम यहाँ उठाकर 6 क्वेश्चंस पूरे कर देते हैं और पता नहीं चलेगा चेक करने वाले को, बिल्कुल पता चलता है और बहुत गुस्सा आता है और इधर के नंबर उठाकर फिर उसी में लगाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिए और आप मुनासिब तरीके से काम कीजिए। सवाल नंबर 2 के पार्ट सवाल नंबर 2 में ही कंप्लीट करें और ना सिर्फ ये कंप्लीट करें बल्कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वो प्रॉपरली मेंशन है कि यहाँ सवाल नंबर 3 का आगाज़ हो रहा है, उसके बाद उसका पार्ट नंबर है, उसकी हेडिंग है। हेडिंग लगाने में, बनाने में आपका टाइम की बचत हो जाती है। जितने पॉइंट्स अलग से थे वो अलग से मेंशन किए गए हैं और ज़रा अच्छी लिख रहे हैं। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं होते लेकिन ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है और ऐसा ही पेपर जो है वो 50/50 मार्क्स लेके जाता है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब बरामदात और दरामदात मिसाल के तौर पर सवाल है तो आपको बरामदात की हेडिंग अलग देनी चाहिए, दरामदात की अलग देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही लाइन में दोनों को एक्सप्लेन कर दें। अलग अलग हेडिंग्स मेंशन करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद इस सवाल को, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है यहाँ पे आपने पूरा कर दिया, पॉइंट्स को अलग अलग से मेंशन कर दिया और यहाँ पे भी आपने एक हिस्सा जो है एक्स्ट्रा
पार्ट कर दिया एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, यानी सवाल नंबर 2 से अगर 6 मांगे हैं तो आप 7 करके आइए, सवाल नंबर 3 से 6 मांगे हैं तो उसमें भी आप 7 ही करके आइए। और यही चीज़ मैं आपको इंग्लिश और साइंस के पेपर्स में भी सजेस्ट करूंगी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक एक एक्स्ट्रा करना मैं सजेस्ट करती हूँ। अब बच्चों यहाँ से आ जाता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम क्या है? तफसीली सवालात का पोर्शन है। अब यहाँ पे भी आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लें तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने उसको प्रिसाइज करके लिखा है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसका तारुफ लिखना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो है क्या। उसके बाद आप देखिएगा कि हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। हेडिंग्स लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ख़ास तौर पे आपको नीटनेस नज़र आ रही होगी और इतना कम काम नहीं लिखा हुआ कि लगे कि कम है काम। आप देखिएगा कि सारा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है जो कि पिछले पेज से शुरू हुआ, ये 2 पेजेस पे आया, ये पूरा पेज चल रहा है। ये हेडिंग्स जो हैं वो आपको एंड पे अंडरलाइन करनी है और उसके बाद एंडिंग लाइन लगानी है। तो कम से कम 4 से 5 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ। आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी एक एक फालतू करके आना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 पेजेस तक नहीं तो 4 तक तो ज़रूर पहुँचाना है। ये वो छोटी छोटी बातें जिस पे अमल करके आपके मार्क्स इंशाल्लाह पूरे आने वाले हैं। ये आपको अगला लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आ रहा है, वो भी आप देखिए कि इतना काम आपको रिक्वायरमेंट आपकी है कि इससे कम आपका पेपर ना हो। 22 जो है शीट्स सिंगल होती हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ताकीद करती हूँ और इतनी प्रैक्टिस करवा देती हूँ कि 22 ही शीट्स को फिलअप करके आएँ, और वो करके भी आते हैं। ये कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है। थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस से और थोड़ा सा टाइम की मैनेजमेंट से आप ये सब कर सकते हैं, कोई इतनी नामुमकिन बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस्लामियत के सवाल की तरफ। इस्लामियत का जो पेपर है, इस्लामियत का पेपर भी इंशाअल्लाह 3rd से स्टार्ट करेंगे। हिस्सा अव्वल मेंशन करेंगे, सवाल नंबर 2, और क्योंकि इसमें भी पार्ट्स होते हैं सवालात के, एक हिस्से से आपको कुरानी आयात में से रुकू में से सवालात दिए जाते हैं, दूसरे हिस्से में आपको अहादीस और लॉन्ग चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें भी यही आपने ख्याल रखना है कि सवाल नंबर 2 के पार्ट सवाल नंबर 3 में मिक्स नहीं करने, सवाल नंबर 3 के क्वेश्चंस जो हैं वो सवाल नंबर 2 में मिक्स नहीं करने। और आप लोग मिक्स करके ये समझते हैं कि शायद नंबरिंग ऐसे ही गिन के पूरी कर ली जाएगी। बाकायदा आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनकी भी रीचेकिंग होती है और ये चीज़ चेक की जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो एग्जामिनर ने उसके मार्क्स सेपरेट जाकर उसी क्वेश्चन में वापस किए कि नहीं किए। तो आप एग्जामिनर को परेशान मत करें, आपको खुद ही इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस जो हैं मिक्स नहीं होने चाहिए। अब सवाल नंबर 2 में भी आपको प्रेजेंटेशन का वही तरीकेकार नज़र आ रहा होगा। पूरा सवाल लिखने की बजाय आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी और हेडिंग्स अंडरलाइन भी हैं। उसके बाद एंडिंग लाइन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर लिखना, अगर आयात का तर्जुमा है तो आप पार्ट नंबर यहाँ पे वही लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तर्जुमा की हेडिंग अलग है और उसके बाद तर्जुमा अलग से आप मेंशन करेंगे कि आपका ये तर्जुमा है। आपको ये कटिंग में दिखाना चाह रही हूँ कि लिखते हुए गलती तो हो जाती है इंसान से, आपने उसको यूं करके नहीं काटना, उसको उसी लफ्ज़ के ऊपर आपने नहीं लिखना, ओवर राइटिंग नहीं करनी, री राइटिंग नहीं करनी, लफ्ज़ हमेशा ब्रैकेट कर दिया करें और छोटा सा क्रॉस लगा दिया करें। अब एकदम मैं अगर इस पेज का जायज़ा लूँ तो मुझे नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे कटिंग है, और अगर मैं गौर से इसको पढ़ने बैठूँ तो मुझे नज़र आएगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा कि इस कटिंग को मुझे बता भी दिया गया कि हमसे गलत लफ्ज़ लिखा गया और उसमें गंदगी भी नहीं मचाई गई कि मुझे बुरा लगे कि ये क्या इसने गंदा सा काम किया है। तो आपने कटिंग को ब्रैकेट में करके छोटा सा क्रॉस लगा देना है और तर्जुमे के साइड्स पे आप बार भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से अगर लफ्ज़ का मायने पूछा गया था, पार्ट नंबर लिखा, लफ्ज़ जिस लफ्ज़ का मफहूम लिखा हुआ था वो बता दिया गया। उसके बाद सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में आपने जवाब नहीं देना। आपका जो स्टैंडर्ड है वो इतना कम नहीं है क्लास का कि आप 1 से 2 लाइन्स में लिख के फारिग हो जाए। कम से कम 3 से 4 लाइन्स में आपका आंसर जाना चाहिए अगर आपको 2 नंबर लेने हैं, और आपको कहीं से भी एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये मायने पूछे गए थे तो वो क्लियर करके मेंशन किए गए कि इस लफ्ज़ के मायने हैं,
तो वो आप ऐसे लिखिए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम की दुआ का सवाल है वो पूछी गई, तो वो दुआ के अल्फाज जहाँ से शुरू हो रहे थे उसको बार में लिख दिया गया। आप देखिए कि ये वाला जुमला जो था, ये अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई, अब उनकी वर्डिंग कहाँ से शुरू हो रही है, ए अल्लाह, और जहाँ से उनकी वर्डिंग शुरू हो रही है वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखें और उसको साइड्स पे बार लगा दें। तो ये इससे आपका इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा पड़ता है। आप जितनी भी अहादीस और जितने भी कुरान पाक के आयात के तर्जमे वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूरह मुम्तहिना के हवाले से कुफार से अदलो एहसान के बारे में आयत पूछी गई थी और अल्लाह पाक का इरशाद पूछा गया था। तो आप इसको अलग से जहाँ से आयत शुरू हो रही है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे तो जुमला सिर्फ चल रहा है कि सूरह मुम्तहिना में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। अब क्या इरशाद फरमाया, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ख़त्म है, उसको अलग से सेंटर में थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने कर दिया। तो अगर आपका पेपर जल्दबाजी में भी कोई चेक कर रहा है तो एटलीस्ट उसको नज़र आ गया है कि जी इसने प्रेजेंटेशन के साथ अच्छा काम किया है। और मैं खुद गवाह हूँ कि इसी तरह के बच्चों के बोर्ड में नंबर आ जाते हैं जिन्होंने अपने काम के साथ पूरा इंसाफ, पूरी ईमानदारी की हो। और ऐसे जिसको कहते हैं ना पंजाबी में कि मगरों लाने वाला काम नहीं आपने करना, अपने बड़ी नियत के साथ और बड़ा चाव के साथ काम करना है। पेपर आपका लगे कि आपने बड़े प्यार से मेहनत से की। इस तरह का जो पेपर है ना, मैं पर्सनली बोर्ड चेक करूं तो मुझे खुद पता है कि इस तरह के बच्चे का दिल नहीं करता नंबर काटने को, और ऐसे बच्चे के पेपर के साथ ही सॉफ्ट रवैया एग्जामिनर की तरफ से रखा जाता है मार्क्स के मामले में। अगला क्वेश्चन आपने फिर देखा कि जो जितने अहम पॉइंट्स थे उसने अलग से मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसका फिर वही तरीकेकार है। सवाल नंबर 2 में भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करने की हमेशा ताकीद करती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करके आया करें। अब एक बात का ख्याल रखें कि एक तो आपने नंबरिंग देनी है, हेडिंग्स देनी है, उसके बाद एंडिंग लाइन लगानी है, कटिंग कोई नहीं करनी, इमला की कोई गलती नज़र नहीं आ रही होगी आपको। यहाँ पे सर्कल्स बने, टीचर ने पढ़कर चेक किया है लेकिन कोई गलती नज़र नहीं आ रही बच्चे के काम में। इसी तरह का आपका काम होना चाहिए कि लर्निंग करें तो परफेक्ट करें। और उसके बाद एक लाइन में जवाब देकर फारिग नहीं हो जाएं, कम से कम 2 से 3 लाइन्स कम से कम तो होनी चाहिए, और 3 से 4 लाइन्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पेपर के स्टैंडर्ड को बढ़ा देती है। अब यहाँ तक जो था वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। आपको अब हिस्सा दोम नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, और ये सवाल नंबर 4 था जिसमें आयात का तर्जुमा पूछा गया था। 3 में से 2 आयात का तर्जुमा जो है वो आपने करना होता है। तर्जुमा आपको अरेबिक पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू के लफ्ज़ लिखकर बीच में डॉट लगाकर आखिर की लफ्ज़ जो हैं वो 1-2 मेंशन कर दे। इसका फ़ायदा ये होगा कि पता चल जाएगा कि आपने किस आयत का तर्जुमा किया है। फिर उसके बाद तर्जुमे की प्रॉपर आप हेडिंग देंगे और उसके बाद तर्जुमे को यहाँ बार में इस तरह से मेंशन कर देंगे। ये बड़ा अच्छा इमेज जाता है। बच्चों ये मफहूम आपको नज़र आ रहा होगा। मफहूम पेपर में मांगा नहीं जाता, सिर्फ तर्जुमा मांगा जाता है 3 में से 2 आयात का। अब आपने, मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों की उनको बताती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि आपको अगर अपना पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेने हैं तो आपको अपने पेपर जो है दूसरे बच्चों से हटकर ही साबित करना होगा। तो आप अगर सब बच्चे मफहूम नहीं लिख रहे और आप लिख रहे हैं तो इसका इमेज अच्छा ही बच्चों जा रहा है, इसका इमेज कोई बुरा नहीं जा रहा, इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप कम से कम 4 से 5 लाइंस में, अगर ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है तो 4 से 5 लाइंस में हाफ तक इसके मफहूम लिख दें, लेकिन आपका मफहूम का इमेज जो है वो बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद ये आयत फिर अगली मेंशन देखें, बीच में अपनी मर्जी से बे पार्ट नहीं लिख दिया गया, बल्कि दूसरे नंबर पर ये आयत थी, लेकिन तीसरी आयत क्योंकि सिलेक्ट की गई थी इसलिए जीम पार्ट लिखा गया, और शुरू के अल्फाज, बीच के डॉट और आखिरी अल्फाज मेंशन कर दिए गए, जिसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि हम इस आयत का तर्जुमा करने लगे हैं। तर्जुमा की हेडिंग लिख दी और उसके बाद जो है वो आपने बार में तर्जुमा लिख दिया, और उसके बाद से इसका मफहूम जो है वो नीचे से शुरू हुआ और यहाँ से इतना थोड़ा सा मफहूम आपने लिखकर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका जो एक बाकी बच्चों से हटकर जो नॉलेज होती है ना वो अच्छा इमेज देती है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जिसमें हदीस का तर्जुमा पूछा गया। अब हदीस का तर्जुमा और तशरी ये 3 नंबर का सवाल होता है, और मैं 3 नंबर के सवाल के लिए बच्चों
कम से कम 3 पेज रेकमेंड करती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स करके भी आते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है आपको मुश्किल लगे। आपको आपने अगर 1.5 पेज का काम भी याद किया है ना, आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन से 3 पेज तक पहुंचा सकते हैं। तो आप साथ साथ जोड़कर मत लिखिए, मुनासिब डिस्टेंस रखें, जितने तर्जुमे हैं उनको बार में लिख दें, सेंटर में लिख दें। इन बातों से आपकी जो है वो लिखा हुआ काम आगे जाता है और आपके पेज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसका बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। अब तर्जुमा क्योंकि तशरीह से हटकर था इसलिए उसको आपने बार में मेंशन कर दिया। तशरीह आपने स्टार्ट की, आप देखिएगा कि ये सारी तशरीह चल रही है जो कि पिछले पेज से स्टार्ट हुई थी और तशरीह में भी आपको हेडिंग्स नजर आ रही होंगी। अगर किसी आयत का हवाला दिया गया है तर्जुमे का तो वहाँ उस सूरत का नाम मेंशन है, ये बहुत अच्छा इमेज जाता है। उसके बाद जितनी आयात या जितनी अहादीस यहाँ पे कोट की गई हैं उनको बार में लिखा गया है और जहाँ पे यहाँ पे आयत का हवाला था तो यहाँ पे आयत का नाम और सूरत का नाम और आयत का नंबर मेंशन है। आगे फिर हेडिंग है, आगे फिर अल्लाह ताला के इरशाद था, उसको फिर बार में लिख दिया गया। बताने का मकसद ये कि जितनी आयात और जितनी अहादीस आपने यहाँ पे मेंशन करनी है उनको बार में लिख दीजिएगा अपनी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन में। अब ये 3 पेज यहाँ तक हो चुके हैं, ये 4थे पेज तक काम बच्चों गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट काम है। इसके बाद सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बचा है। आपको लिखने की इसकी सबसे पहली शर्त है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। जब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी आप ज़बानी कलामी यहाँ सुना दिया करें और पेपर में जाके आप समझें कि ये सारा काम आप विद इन टाइम लिख लेंगे और पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको लिखने की बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जो भी काम याद करें उसको इस तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब देखें यहाँ पे अहादीस नबवी का पोर्शन था, हदीस की तशरीह में ही हदीस नबवी का पोर्शन चल रहा है और जितनी अहादीस मेंशन है उतनी बार यहाँ पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको 4 अहादीस अगर मेंशन है तो 4 अलग से बार्स नजर आ रही हैं और वो खूबसूरत प्रेजेंटेशन लग रही है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कहीं कहीं आप इंपॉर्टेंट चीज को मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा इमेज देती है। उसके बाद फिर अगली लाइन स्टार्ट हो गई है। हासिल कलाम जो है वो आपके हर लॉन्ग क्वेश्चन के एंड में जरूरी है और आपकी तशरीह और तफसीली सवाल के एंड में भी जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन चाहे पाक स्टडीज का हो चाहे इस्लामियात का हो, उसके एंड पे हासिल कलाम लिखना बहुत अच्छा इमेज देता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दें, फिर आपका सवाल नंबर 5 है, एंड पे ही सवाल नंबर 5 होना चाहिए। आपको अपने पेपर की तरतीब जो है वो घर से क्लियर होनी चाहिए कि हमने किस नंबर पर कौन सा सवाल करना है। ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाके पेपर को पढ़ने बैठें फिर आप सोचने बैठें कि अब हमने ये वाला सवाल करना है, ये करें या ये करें। बच्चों आपको अपना कोई पुराना पेपर देख लें और घर से सोच लें कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जाहिर है कि मरूजी का पेपर सबमिट कराने के बाद बबल शीट फिल करनी है और बबल शीट फिल करने के लिए भी अनकरीब में आपको क्लिप अपलोड करने वाली हूँ। आप सारे क्लिप्स को गौर से देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपको घर में आपको पता हो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन से, उसमें एक क्वेश्चन फालतू करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन फालतू करना है। उसके बाद आपने कुरानी आयात के तर्जुमे वाला सवाल करना है और उसमें मफहूम ऐड करना है। और उसके बाद मफहूम और तर्जुमे की प्रेजेंटेशन डिफरेंट रखिएगा। तर्जुमे को आप बार में लिख दीजिएगा, मफहूम आप सिंपल पैराग्राफ की शक्ल में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी हदीस वाले क्वेश्चन की जो कि 3 नंबर का होता है और उसके लिए एटलीस्ट 3 पेजेस जरूर लिख कर आइएगा, क्योंकि जो बच्चे 50 बाय 50 मार्क्स ले रहे हैं मैंने उनको ऐसे ही गाइड किया था। वो दूसरे भी अगर चेक कर रहे हैं उनका काम तो उनको ऐसे ही मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि पेपर देखकर हक नजर आ रहा है बच्चे का कि इस पेपर पे बहुत मेहनत हुई हुई है और यकीनन इसका पेपर जो है बाकी बच्चों से हटकर है, तो वो नजर आता है कि इस बच्चे को इसका हक मिलना चाहिए मार्क्स की शक्ल में। आखिर में आपने तफसीली सवाल करना है, इसको आप पहले मत कीजिएगा और इसकी वजह यह है कि 5 नंबर का सवाल होता है इस्लामियात का तफसीली और मैं 5 ही पेजेस गाइड करती हूँ अपने बच्चों को करने के लिए और मेरे स्टूडेंट्स करके भी आते हैं। 1 घंटा 40 मिनट के पेपर वाला टाइम वाला ये पेपर 1 घंटे
30 मिनट में करके उसके बाद 10 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए भी निकालती हैं और जितने पेज मैं कहूँ उतने पेज बच्चे फिल करके आते हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं मैं आपको बता रही, आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे पूरे। अब ये तफसीली सवाल क्योंकि औलाद के हकूक़ फ़राइज़ का था, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है शुरू हुआ हुआ। यहाँ पे भी आपको वही मेरा स्पेशल जो गाइडेंस का तरीक़ाकार है नज़र आ रहा होगा, जो कि आपको मैं हर जगह पे बताती हूँ, चाहे वो इस्लामियात का पेपर हो, चाहे मैथ का पेपर, चाहे इंग्लिश का पेपर हो। मेरी सेम जो गाइडलाइंस हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे फिर सूरत, क्योंकि आयत का हवाला था तो जिस सूरत से वो लिया गया उस सूरत का नाम मेंशन है। ये तो ज़ाहिर है कि हाफ़ज़ा भी आपको थोड़ा सा करेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आयत का तर्जुमा था तो उसको बार में लिखा गया। जितनी आयत और जितनी हदीस आप मेंशन करें आप उसको बार में लिखिएगा, बाकी आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 5 नंबर तक पहुंचाइए, 5 पेजेस तक पहुंचाइएगा। हदीस 3 नंबर की होती है तो उसको 3 नंबर पेजेस तक ज़रूर पहुंचाइएगा और अपने 50 मार्क्स को एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये रिक्वायर्ड टाइम में ही लिया गया है, बच्चे को एक नंबर फालतू नहीं दिया गया। आपको ये सारा तरीक़ेकार मैंने ज़बानी भी बता दिया, आपको नज़र भी आ रहा होगा सबूत के साथ कि ये सारे काम जो है रिक्वायर्ड तरीके से पूरा करना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। तो 6.5 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी आपकी आंखों के सामने दिखा दिया, जो कि बच्चे ने हैंडल किया। और इसके अलावा पाक स्टडीज का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो 4 पेजेस तक एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जाना चाहिए। 2 लॉन्ग क्वेश्चन मांगे होते हैं तो ये कोई लिखना इतनी नामुमकिन बात नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का आप बहुत ख्याल रखेंगे। जाहिर है कि पूरा साल आपने पढ़ा होता है, तो अब आप जब तक उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको नंबर नहीं दिलाने वाली। आपको नंबर उसी सूरत में मिलेंगे जब आप उसको परफेक्ट अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बाज़ दफ़ा परफेक्शन अपने काम में लग रही होती है लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। लेकिन जो आपको बेस्ट तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ और वो इस पे अमल करते हुए दूसरे एग्जामिनर्स को काम, जब जाहिर है कि उनका जा रहा होता है, सबके पेपर मैं तो नहीं चेक करती, तो दूसरे भी लोग अगर चेक करते हैं तो उनको इसी तरह के मार्क्स दे रहे होते हैं। 50/50 मार्क्स की गारंटी है अगर इस काम को आप इस तरीके से कर लीजिए। मुझे यकीन है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अनकरीब मैं आपको बबल शीट के मुतालिक भी गाइडलाइन फराहम करूंगी। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका अपना भला भी होगा। अपने फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को इस वीडियो के बारे में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करवाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।